हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ आपके इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम के लिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो ये चैप्टर जो आज होने वाला फ्रेंड्स, ये है हमारा 52 नंबर चैप्टर दोस्तों। बस 3-4 चैप्टर ही बचा हुआ है, बुक खत्म ही हो जाएगा दोस्तों। 52 नंबर है दोस्तों, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास विविध है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद 1990 से लेकर अभी तक में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य हुई तुर्को-मनचाई की संधि 1828 ईस्वी के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिम दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोच गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान उत्तर पश्चिम दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोच गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया और 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। और वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, जीतू, वासिल मोहम्मद तथा करीम खान। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमिएरे बंधुओं फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा को आयोजित हुआ था। और गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी महाबलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। और इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विंग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने और प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। और वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे
और जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व और जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, किस समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस है और लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। और अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी और इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतया सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फक्त ए अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे और वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की और J.H. व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। और बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के तहत 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे और शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। और ध्यातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लावाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लावाकिया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा और अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश सुधारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले और प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया और इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी और नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध
विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। प्रथम अणुबम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि 1947 से 1952 और उसके बाद ये 1952 से 57, 1957 से 62 और 62 से 64 के दौरान 27 मई 1964 को हुई। और जवाहरलाल देखिए 47 से 52 तक ये रहे थे, 47 से लेके ये 47 से 52, 52 से 57, 57 से 62, मतलब 47 से लेके 64 के दौरान 27 1964 को इसकी हुई थी। याद रखिएगा 47 से लेकर 1964 तक यही रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। तो टोटल मिला जुला के मान के चलिए 14 और 3 17 साल ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद अब प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंदमठ में संकलित है। 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी और ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था और हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और यह ऑपरेशन 1913 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है और कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियोन थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट राइटर्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया है और मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है और फालुन गॉन्ग विश्वास तथा प्रथा की एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगली द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की स्थापना और ग्रहण कर ली थी और वर्ष 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने दोस्तों ये कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थे। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका को प्राप्त है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है।
यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन के वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है और चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1959 में कब्जा किया था। और चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था, याद रखिएगा, और जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। और चीन में वास्तविक कागज़ के प्रथम निर्माण का श्रेय साइलून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साइलून ने 105 ईस्वी में कागज़ का निर्माण किया था और 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ और पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन किए गए दोस्तों विविध में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, 2 और 3 सही है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। और 3 नंबर है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। और इसका देखिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। अतः कथन 1 दोस्तों असत्य है। और रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई, अतः कथन 3 भी सत्य है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, रूस। सॉल्यूशन देखिए इसका, 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य तुर्कोमनचाई की संधि 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए और इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। वह यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगानिस्तान संबंधों का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से हम लोग को सुमिलित करना है फ्रेंड्स। वर्ष है और घटना है। देखिए फ्रेंड्स, 1775 ईस्वी। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 1975 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका देखिए, 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और सेकंड में 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ था। और आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। और 1824 से 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल 1823 से 28 ईस्वी में तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित कर यांडबू की संधि 1826 की और 4 में ऑकलैंड 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। और उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें भी वही है दोस्तों। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी और एक्सेला सेपेल की संधि 1748 ईस्वी में और ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार ये 1746 ईस्वी में और डुगले की पदच्युति ये हुई थी 1754 ईस्वी में। इसका सॉल्यूशन है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, एक्सेला सेपेल की संधि 1748 ईस्वी और ला
बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 ईस्वी और डुप्ले की पदच्युति ये 1754 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका देखिए, दास्ता का अंत मेलकम ये सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट देखिए, पुनः जाजिया लगाना फर्रुखशेर के काल में, मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के काल में, और सती प्रथा पर निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। सोल्यूशन है इसका, फर्रुखशेर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 ईस्वी में मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था और मेलकम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो ये ऑप्शन हमारा ये सही होगा, थॉमस मुनरो। सोल्यूशन इसका, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो, मेलकम, एल्फिंस्टन तथा मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ईस्वी। सोल्यूशन है इसका, 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया और 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा और अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई और अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। नेक्स्ट है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था, स्ट्रेची आयोग। सोल्यूशन है इसका, 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्बेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना और 1876 से 77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से हम लोग को सुमेलित करना। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है इसका है ए नंबर, ऑप्शन सही है। एंड्रयू फ्रेजर ये पुलिस आयोग से संबंधित है और एंटनी मैकडोनल ये अकाल आयोग से और कोलिन स्कॉट मानक्लिफ ये सिंचाई आयोग से संबंधित है और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग से संबंधित है। सोल्यूशन इसका, एंड्रयू फ्रेजर ये पुलिस आयोग 1902 से 3 की ईस्वी में संबंधित है, एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग से 1901 में और कोलिन स्कॉट मानक्लिफ ये सिंचाई आयोग से और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग 1901 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित है? अवधि और युद्ध देखिए और देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में 1767 से 69 में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध ये गलत है और 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध ये सही है और 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध ये भी सही सुमेलित है। तो 2-3 सही सुमेलित है दोस्तों और 1 और 4 गलत है। देखिए यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1767 है तो 1775 से 1782 यहाँ होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी उसी प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। और 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि अंग्रेजों तथा महादजी सिंधिया के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए और अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही। और नेक्स्ट देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ
और मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के काल से 1827 से 28 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया और 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यानडबू की संधि की और इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 1848 से 49 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स और इस युद्ध का तत्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था और मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इस प्रकार 2 और 3 के युग सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, कालक्रम के अनुसार ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही है। ऑप्शन फर्स्ट ही सही है कि देखिए सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ये होगा, उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट होगा, फिर डी होगा बंगाल टेनेंसी एक्ट होगा, फिर लास्ट में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट आया था। सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। और यहाँ देखिए आप सॉल्यूशन में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 ईस्वी में हुआ था और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये जो हुआ था ये हुआ था 1876 ईस्वी में और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये 1878 ईस्वी में हुआ था और बंगाल टेनेंसी एक्ट ये 1885 ईस्वी में हुआ था और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट ये 1890 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सुमेलित करना, हम लोग को सही सुमेलित करना है फ्रेंड्स, कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन ए। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बाल विवाह देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले एम जी रनाडे ने इसके काल में हुआ था और ठगी प्रथा का अंत ये कर्नल सलीमैन ने किया था दोस्तों। और विधवा पुनर्विवाह ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और नेक्स्ट है पिंडारियों का दमन। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पिंडारियों का दमन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एम जी रनाडे ने बाल विवाह स्त्रियों की परतंत्रता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की और ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल 1828 से 1835 ईस्वी में हुआ था। बेंटिक ने कर्नल सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र में 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल मोहम्मद तथा करीम खान। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित की और उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दी। और 1817 ईस्वी तक पिंडारी चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिए गए तथा जनवरी 1818 ईस्वी तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया।
अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर परीक्षण करें। निम्न कथनों पर परीक्षण करें। देखिए इसका हमारा ऑप्शन इसमें सही से नहीं दिया गया, सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। सोल्यूशन, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकला। मार्च 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा और जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। और अन्य कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तृतीय कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी, अतः दिए गए कोटों में कोई भी कोट सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विज्ञापन। ये विज्ञापन देखिए, दी मार्वल ऑफ द सेंचुरी, दी वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस, सिनेमाटोग्राफी, अ फ्यू एग्जीबिशन विल बी गिवन एट वाटसन होटल टुनाइट। ये देखिए 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। ये 7 जुलाई 1896 ईस्वी में ये छपा था। सोल्यूशन देखिए इसका, यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में छपा था। और इस दिन, अब देखिए फ्रेंड्स, यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में छपा था। और इसी दिन बम्बई के वाटसन होटल में दी मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यू मी एरे बंधुओं फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड एटली को दिया जाता है फ्रेंड्स, लॉर्ड एटली को। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन देखिए, ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। और उन्होंने ही कहा था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था, किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने कहा था। सोल्यूशन है इसका कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और अरविंद घोष 1872 से 1950 लगभग 10 वर्षों तक 1901 से 10 विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। और इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। नेक्स्ट है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, हमारा ऑप्शन ये सही होगा, अरविंद घोष था ये। सोल्यूशन है इसका देखिए, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये किसने कहा था, ये एनी बेसेंट ने कहा था। इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें, एनी बेसेंट के अनुसार। नेक्स्ट, किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति हमारा अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो किसने कहा था, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन, उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। नेक्स्ट, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, तो ये था गांधी और तिलक। सोल्यूशन है इसका, गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया और तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। 2 नंबर में स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुआ था। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना और उन्हें विनय की नीतियों से असंतुष्ट थे, लेकिन बाद में सितंबर 1920 में
कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अतः कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सोल्यूशन इसका देखिए। गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और इससे नाराज होकर CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। लेकिन 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विभेद के चलते पार्टी छोड़ दी। कथन 1-2 सत्य है। नेक्स्ट, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे GV मावलंकर जी। सोल्यूशन इसका GV मावलंकर जो वर्ष 1946 में, देखिए फ्रेंड्स, GV मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कि जुलाई 1952 में JV कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ये गलत है। सेकंड देखिए, PC घोष एवं T प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये गलत है, 2 सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, वर्ष 1951 में JV कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। PC घोष और T प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे और 1952 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? हमारा ऑप्शन ये बी सही होगा, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। सोल्यूशन इसका कि प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देखिए, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो क्वेश्चन बच गया फ्रेंड्स, वो कल के सेशन में करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और सेशन देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।